प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे कक्षा 12 में जो प्राथमिक क्रिया हैं उनमें भोजन संग्रह, आखेट और पशुचारण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पशुचारण को दो भागों में बांटा गया था, एक चलवासी पशुचारण और दूसरा था वाणिज्य पशुधन पालन। इसमें हमने चलवासी पशुचारण था उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करेंगे वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में। वाणिज्य पशुधन पालन की अगर हम बात करते हैं तो यह पूंजीवादी देशों में किया जाता है। पूंजीवादी जो पश्चिमी देश हैं इनमें किया जाता है, और पूंजीवादी पश्चिमी देशों में जो वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य किया जाता है यह प्रमुख रूप से यूरोप एवं अमेरिकन देशों में किया जाता है। उत्तरी अमेरिका है वहाँ पे प्रमुख रूप से किया जाता है। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं इनमें चलवासी पशुपालन की जगह जो वाणिज्य पशुधन पालन है, वाणिज्य पशुधन पालन है, इसका कार्य किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो वाणिज्य पशुधन पालन का जो कार्य है विश्व में प्रमुख रूप से जिन देशों में किया जाता है उन देशों की बात करते हैं तो उनमें अर्जेंटीना है। वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्रों के अंदर अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश है इन देशों के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। यूरोप की जो देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनमें प्रमुख रूप से वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं वाणिज्य पशुधन पालन है, चलवासी पशुचारण में पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, लेकिन इसके अंदर इनको नहीं ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन है, इसमें एक ही पशुचारण क्षेत्र होता है जिसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। जिसका आकार क्या होता है? जिसका आकार बड़ा होता है, और एक पशुधन पालन के अंदर एक ही प्रकार के पशु पाला जाते हैं। एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इन पशुओं में प्रमुख रूप से जिनको पाला जाता है उसमें जैसे घोड़े हैं, भेड़ है, कुकुर हैं, इनको प्रमुख रूप से पाला जाता है। ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर जो वाणिज्य पशुधन पालन है, इस वाणिज्य पशुधन पालन के तहत जो रेनडियर पशु है उसको पाला जाता है। किसको पाला जाता है? रेनडियर पशुधन पालन को पाला जाता है। तो वाणिज्य पशुधन पालन की अगर हम बात करते हैं तो वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य पूंजी प्रधान देशों के अंदर पश्चिमी देशों में किया जाता है, प्रमुख रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। ये एक पशुचारण क्षेत्र के अंदर जिसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि घोड़े हैं, भेड़ है, कुकुर है, रेनडियर है, इनको पाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अंदर ये जो विशाल क्षेत्र वाले जो पशुधन पालन क्षेत्र होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? रेंज के नाम से जाना जाता है। यानी कि वाणिज्य पशुधन पालन का जो कार्य जिन क्षेत्रों में किया जाता है, एक विशाल क्षेत्र में किया जाता है, उसको रेंज कहा जाता है। और इसके अंदर भी पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, लेकिन ये जो रेंज होता है यानी कि ये इतना विशाल होता है कि इस रेंज को अनेक भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और एक से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, इन पशुओं को चराने के लिए जैसे ही एक रेंज का एक भाग है वहाँ पे पशुओं के चरने के द्वारा पशुचारण का कार्य कर लिया जाता है, तो उसके आगे वाला जो भाग है उसमें पशुचारण करने का कार्य किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में चारागाह का कार्य इसमें भी होता है, पशुओं के चरने का स्थान इसमें भी होता है। लेकिन अगर देखते हैं पशुचारण का कार्य तो रेंज के अंदर एक ही जो खेत होता है उसके अंदर
एक ही जो फील्ड होता है उसी में ही एक स्थान से यानी कि उसकी छोटी छोटी इकाइयों में उसे विभाजित किया जाता है और एक इकाई से दूसरी इकाई में पशुओं चराने के लिए ले जाया जाता है। तो ऐसे जो क्षेत्र जहाँ पे वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य किया जाता है पूंजीवादी पाश्चात्य देशों में, यूरोप और अमेरिका के अंदर, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें रेंज के नाम से जाना जाता है। विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य कहाँ पे किया जाता है? तो अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, उरुग्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये विश्व के ऐसे देश हैं जहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में प्रमुख रूप से कौन से पशुओं को पाला जाता है? तो घोड़े हैं, भेड़ है, कुकुर है। ध्रुवीय और हिमाच्छादित जो प्रदेश हैं इनके अंदर रेडियर जो पशु है रेंडियर उसको प्रमुख रूप से पाला जाता है। और इन खेतों को किसके नाम से जाना जाता है? इन खेतों को रेंज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमने जो दूसरी प्रमुख क्रिया थी पशुचारण उसके बारे में भी अध्ययन किया। अब हम तीसरी जो प्रमुख क्रिया है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वो है कृषि। कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि जो वर्तमान समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत स्वयं एक कृषि प्रधान देश है और वर्तमान में भारत की 54% जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्रों में कार्यरत है। तो यहाँ पर हम कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि, कृषि किसे कहते हैं? खेत जोतने एवं फसल उगाने का विज्ञान एवं कला ही कृषि कहलाता है। कृषि किसे कहते हैं? खेत जोतने, फसल उगाने एवं पशुपालन करने का जो कार्य है वो ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। यानी कि कृषि में कौन कौन से क्षेत्र कार्यों को शामिल किया जाता है कि किसानों के द्वारा जो खेत जोतने का कार्य किया जाता है उसमें फसल उगाने का कार्य किया जाता है। फसल के जो कार्य पर है वो कौन निर्भर होते हैं? पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो वह विज्ञान व कला जिसमें खेत जोतने यानी कि मृदा को जोतने, फसल उगाने एवं पशुपालन करने का कार्य किया जाता है उससे क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। अब कृषि की अगर हम बात करते हैं तो कृषि दो प्रकार की होती है, एक निर्वाह कृषि और दूसरी गहन निर्वाह कृषि। कृषि के प्रकारों की बात करते हैं तो कृषि कितने प्रकार की होती है? कृषि दो प्रकार की होती है, एक निर्वाह कृषि और दूसरी गहन निर्वाह कृषि। यानी कि कृषि को प्रमुख रूप से जो प्रकार होता है वो निर्वाह कृषि होता है। इस निर्वाह कृषि को ही दो भागों में बांटा गया है, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि सबसे पहले हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे निर्वाह कृषि। निर्वाह से क्या तात्पर्य है? निर्वाह का अर्थ है जीवन यापन करने से, जीवन यापन करने से है। हम यहाँ पे निर्वाह कृषि की बात करेंगे। निर्वाह कृषि से तात्पर्य है किसान के द्वारा केवल इतने ही अनाज का, इतने ही फसल का उत्पादन किया जाए कि उसके द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण किया जाए। यानी कि वह कृषि जिसमें किसान के द्वारा इतना ही उत्पादन किया जाता है कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, उसके परिवार का जीवन यापन हो सके, परिवार का पालन पोषण हो सके। तो ऐसी जो कृषि वो कौन सी कृषि कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। अब हम निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, एक आदिमकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी है वो है गहन निर्वाह कृषि। यहाँ पर पहले हम अध्ययन करेंगे आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में। पहले हम जिस कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे वो कृषि कौन सी है? आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो यह कृषि मानव के द्वारा सबसे पहले की गई थी। यानी कि मानव के द्वारा की गई सबसे पहली कृषि को आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। आदिमकालीन निर्वाह कृषि है, इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि 2-3 वर्षों के बाद में इसमें कृषि का क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है। इसमें कृषि का क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है।
स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं आदिमकालीन निर्वाह कृषि को? आदिमकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2-3 वर्षों के पश्चात जो कृषि का क्षेत्र है वो परिवर्तित हो जाता है। इस कृषि में कृषि का क्षेत्र परिवर्तित होने का प्रमुख कारण यह है कि यह कृषि जंगली क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। जंगली क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। इसमें जंगलों को जलाकर, इसमें कृषि का कार्य किस प्रकार से किया जाता है? जंगलों को जलाकर उनकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर, जंगलों को जलाकर उनकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर, उनकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर, उनकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर कुल्हाड़ी एवं फावड़े की सहायता से, कुदाली एवं फावड़े की सहायता से बीजा विखेरण पद्धति से जो कार्य किया जाता है वह कृषि आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहलाती है। वह कृषि आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहलाती है। वह कृषि किसी कृषि कहलाती है? आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहलाती है। तो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? आदिमकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि या आदिमकालीन निर्वाह कृषि वह कृषि पद्धति होती है जिसमें लोगों के द्वारा कृषि कार्य जो किया जाता है वो जंगली क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ पर लोगों के द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता है वो जंगली क्षेत्रों में पेड़ों को जलाकर उन पेड़ों की जो राख है उस राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। इस कृषि में जो कृषि कार्य किया जाता है वो कुदाली एवं फावड़े की सहायता से किया जाता है। कौन सी विधि से? बीज विकिरण विधि से। यानी कि इसमें जो भी फसल है, जिस भी फसल का उत्पादन किया जाता है उस फसल के जो बीज हैं वो पहले खेत में बिखेर दिए जाते हैं, फिर कुदाली एवं फावड़े की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। जैसे ही 2-3 वर्षों के पश्चात उस क्षेत्र की मिट्टी में उपजाऊपन में कमी आ जाती है, यानी कि 2-3 वर्षों के बाद में उस कृषि में उपजाऊपन में कमी आ जाती है। तो कमी आ जाने के बाद में उसके आगे वाला जो क्षेत्र है उसको इन लोगों के द्वारा जला दिया जाता है और पेड़ों की राख से मिट्टी को उपजाऊ बना के कृषि कार्य किया जाता है, जिस कारण इसको कौन सी कृषि कहते हैं? आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। 2-3 वर्षों के पश्चात इसका जो खेत है वो परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसके अलावा इस कृषि के अंदर पेड़ों को काटकर यानी कि पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर जलाकर कृषि कार्य किया जाता है। यानी कि पेड़ों को काटकर जलाकर उनकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर कृषि कार्य किया जाता है, जिस कारण इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। यानी कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पहले कर्तन यानी कि काटने का कार्य किया जाता है, फिर दहन यानी कि जलाने का कार्य किया जाता है। तो इस कृषि में यानी कि पेड़ों को काटकर उनको जलाकर उनकी राख से मिट्टी को उपजाऊ करके कृषि कार्य किया जाता है। 2-3 वर्षों के खिलाफ बाद में जैसे ही मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है तो आगे वाले क्षेत्र को जंगलों को काटकर वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि, तो विश्व के देशों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्थानांतरित कृषि है, इस स्थानांतरित कृषि को श्लेष या व्रण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि की अगर हम बात करते हैं तो स्थानांतरित कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को श्लेष या व्रण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। श्लेष या व्रण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य हैं जिनमें नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय इन राज्यों को शामिल किया जाता है। तो उत्तरी पूर्वी भारत में ये जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान में दक्षिण राजस्थान में ये कृषि की जाती है जिसे वाल्टर कृषि के नाम से जाना जाता है। वाल्टर या वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। इनकी राजस्थान में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वाल्टर या वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मेक्सिको व मध्य अमेरिका की बात करते हैं। मेक्सिको व मध्य अमेरिका
मैक्सिको व मध्य अमेरिका की बात करते हैं तो मैक्सिको व मध्य अमेरिका में इस कृषि को लादांग के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको व मध्य अमेरिका में इस कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? लादांग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जबकि इंडोनेशिया व मलेशिया में इस कृषि को लादांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लादांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इस कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इस कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? रे के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में इस कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इस कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? रोका के नाम से। और अफ्रीका में इस कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में इस कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में इस कृषि के जो विश्व के देशों में अलग अलग नाम है, इनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। इसको सिलेसिया ब्रन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी जो भारतीय राज्य हैं इनके अंदर उत्तरी पूर्वी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झुमिंग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान अपने राज्य की बात करें तो यहाँ पर वाल्टर या वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंदर इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लादांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में इसे किसके नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये आदिमकालीन निर्वाह कृषि थी, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता था। इसे आदिमकालीन निर्वाह कृषि इसलिए कहा जाता था कि आदि मानव के द्वारा सबसे पहले जिस कृषि को कृषि कार्य के रूप में अपनाया गया वह कृषि कौन सी थी? यही कृषि थी, जिस कारण इसे आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है। ये जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि थी, इसे स्थानांतरित कृषि, इसके विभिन्न जो नाम थे विश्व के देशों में, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम अध्ययन करेंगे निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार है वो है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि से तात्पर्य है कि गहन निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, प्रति इकाई क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्तम किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, खाद का उपयोग किया जाता है तथा इसमें मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। इसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसे कौन सी कृषि कहा जाता है? गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इस कृषि में एक वर्ष में 2 से 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में एक वर्ष में 2 से 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि की अगर हम बात करते हैं तो यह कृषि प्रमुख रूप से मानसूनी एशिया के देशों में की जाती है। कौन से क्षेत्रों में की जाती है? मानसूनी एशिया के देशों में गहन कृषि है, ये प्रमुख रूप से की जाती है। गहन कृषि की अगर हम बात करते हैं तो गहन कृषि को विश्व के देशों में हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद में अपनाया गया। हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद में अत्यधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए विश्व में जो कृषि की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि की जाती है, और ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। कौन से क्षेत्रों में की जाती है? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। ये कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्यों की जाती है? क्योंकि इसमें मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति को 1967 में अपनाया गया, और भारत में हरित क्रांति का जनक है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो गहन कृषि किसे कहते हैं? वह कृषि जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए
वह कृषि जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्तम किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, खाद का उपयोग किया जाता है तथा इस कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसी कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इस कृषि के अंदर एक वर्ष में 2 से 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है और ये कृषि प्रमुख रूप से मानसूनी एशिया के देशों में की जाती है। कौन से देशों में की जाती है? मानसूनी एशिया के देशों में की जाती है। गहन कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। गहन कृषि का जो विस्तार विश्व के देशों में हुआ है वो हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद में हुआ है। किसको अपनाए जाने के बाद में हुआ है? हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद में हुआ है। हरित क्रांति की बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति को कब अपनाया गया? 1967 में अपनाया गया। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक। इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति कृषक जो उत्पादन होता है वो क्या होता है? कम होता है। प्रति कृषक उत्पादन कैसा होता है? कम होता है। तो यह गहन कृषि है। अब हम बात करेंगे गहन कृषि के प्रकारों की। तो गहन कृषि इसे प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया था। पहले हमने आदिमकालीन निर्वाह कृषि थी उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हम अध्ययन कर रहे हैं गहन निर्वाह कृषि को। गहन निर्वाह कृषि के बारे में हमने अध्ययन किया कि प्रति इकाई क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, खाद एवं उत्तम किस्म का उपयोग करते हुए जिस फसल का उत्पादन किया जाता है वह कृषि गहन निर्वाह कृषि कहलाती है, जिसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें उत्पादन अधिक होता है, लेकिन इन कृषि कार्यों में काम करने वाले जो कृषक होते हैं उनकी तुलना में उत्पादन काफ़ी कम होता है। ऐसी स्थिति में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक तथा प्रति कृषक उत्पादन कम इस कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की। तो गहन निर्वाह कृषि की परिभाषा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। गहन निर्वाह कृषि इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरे हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विश्व के कौन से क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है? विश्व के कौन से क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है? तो मानसून एशिया के देशों के अंदर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यहाँ पे हम चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो यह मानसूनी एशिया के क्षेत्रों में की जाती है। यानी कि ये कृषि कौन से क्षेत्र में की जाती है? मानसूनी एशिया के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। मानसूनी एशिया के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि चावल की कृषि के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का होना आवश्यक है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मानसून एशिया के जो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी कृषि की जाती है? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करते हैं तो इस कृषि में प्रमुख रूप से चावल की फसल का ही उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में प्रमुख रूप से किसका उत्पादन किया जाता है? चावल की फसल का ही उत्पादन किया जाता है। इस कृषि की अगर हम बात करते हैं तो इस कृषि में अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इस कृषि में अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होने के कारण यानी कि परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो कृषि में लगे होते हैं। परिवार के सभी सदस्य हैं वो कौन से कार्य में संलग्न होते हैं? कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चावल प्रमुख फसल होती है। इस कृषि के अंदर अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक सिंचाई, इस कृषि विशेषता है कि इसमें अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, गोबर की खाद, व हरी खाद का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। यानी कि जो
चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इस कृषि की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग होता है इसमें वो बहुत कम होता है, लेकिन इसकी तुलना में देखा जाए तो गोबर की खाद है और हरी खाद है, इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। हरी खाद से तात्पर्य है कि इसमें जो फसल उत्पादन का समय होता है तो फसल के जो प्राप्त जो बीज हैं उन्हीं को, यानी कि जो ऊपर की जो बालियाँ होती हैं उन्हीं को काटा जाता है, बाकी नीचे का जो तारा वाला भाग हरा होता है उसको ऐसा का ऐसा जमीन के अंदर कटवा दिया जाता है, जिस कारण उसका उपयोग किसके रूप में होता है, हरी खाद के रूप में होता है। तो मानसून एशिया के देश हैं जैसे चीन है, भारत है, चीन, भारत, बांग्लादेश, ऐसे देश हैं जहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है यह प्रमुख रूप से की जाती है। इस कृषि की हमने आपको विशेषता बताई थी कि इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति कृषक जो उत्पादन होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसके बाद में दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करते हैं तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है वो मानसूनी एशिया की कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, मानसूनी एशिया के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, मानसूनी एशिया के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसकी कृषि की जाती है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है। यानी कि इस कृषि में चावल की कृषि नहीं की जाती, इसमें चावल की कृषि नहीं की जाती। चावल की कृषि नहीं करने का प्रमुख कारण है यहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। चीन और जापान की बात करते हैं तो इस कृषि में जौ व गेहूँ की कृषि की जाती है। चीन व जापान की अगर हम बात करते हैं तो चीन व जापान में इस कृषि में किसकी कृषि की जाती है, गेहूँ व जौ की कृषि की जाती है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत चीन व जापान की बात करते हैं तो यहाँ पर गेहूँ व जौ की कृषि की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत में सिंधु व गंगा का जो मैदान है, सिंधु व गंगा का मैदान है, तो सिंधु व गंगा का मैदान है, इसमें जो गेहूं की कृषि की जाती है। राजस्थान की तरफ बात करते हैं तो राजस्थान में इस कृषि के अंतर्गत बाजरे की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से यह है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है, मानसून एशिया के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर से कम होता है। चावल की कृषि यहाँ पे नहीं की जाती। चीन व जापान में जो गेहूं की कृषि, सिंधु व गंगा के मैदान में जो गेहूं की कृषि, पश्चिमी जो राजस्थान वाला भाग है उसमें बाजरे की कृषि की जाती है। इस कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। जबकि उसमें क्या था कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है और प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, जबकि इसका विपरीत चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में होता है। इस प्रकार हमने निर्वाह कृषि को दो प्रकारों में विभाजित किया, एक आदिमकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी गहन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। जो मानव के द्वारा की जाने वाली कृषि का प्रथम प्रारूप था। वर्तमान में हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद में संपूर्ण विश्व में जो गहन निर्वाह कृषि है इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। हरित क्रांति को 1967 में किसके द्वारा अपनाया गया था, भारत में MS स्वामी के नेतृत्व में हरित क्रांति को अपनाया गया था। गहन निर्वाह कृषि को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब हम अध्ययन करेंगे रोपण कृषि के बारे में। कृषि का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, रोपण कृषि। रोपण कृषि की अगर हम बात करते हैं वह कृषि जिसमें पौधारोपण विधि से कृषि कार्य किया जाता है, वह कृषि जिसमें पौधारोपण विधि से, वह कृषि जिसमें पौधारोपण विधि से कृषि कार्य किया जाता है, पौधारोपण विधि से कृषि कार्य किया जाता है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। कृषि कार्य किया जाता है तो उसे कौन सी कृषि कहते हैं, उसे रोपण कृषि कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख रोपण फसलों के अंदर कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है। प्रमुख रोपण फसलों की बात करते हैं तो चाय है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, नारियल, कोको, कहवा, व केले का उत्पादन रोपण कृषि के रूप में किया जाता है।
यानी रोपण कृषि हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली जो बोर्ड एग्जाम थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई थी उसमें भी रोपण कृषि वाले क्वेश्चन को पूछा गया था। तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है? वह कृषि जिसमें पौधारोपण विधि से कृषि कार्य किया जाता है उसको कौन सी कृषि कहा जाता है? रोपण कृषि कहा जाता है। विश्व की प्रमुख रोपण कृषि फसलों की बात करते हैं तो चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, नारियल है, कोको है, कहवा है, केले हैं, इनका जो रोपण विधि किया जाता है। तो ऐसी रोपण विधि से की जाने वाली फसलों को रोपण फसल में शामिल किया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें, रोपण कृषि जैसा इसका नाम है तो इसकी पहली विशेषता है यह एक रोपण फसल है। यह एक रोपण फसल है। दूसरी इसकी विशेषता है कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है। कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है। कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है तथा एक कृषि क्षेत्र में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। एक कृषि क्षेत्र में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि सबसे पहली विशेषता है यह एक रोपण फसल है। दूसरी है इसमें एक कृषि क्षेत्र में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, रोपण कृषि का कार्य वर्ष भर लगातार जारी रहता है। यानी कि रोपण कृषि का कार्य है वो वर्ष भर लगातार किया जा सकता है, जारी रहता है, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो रोपण कृषि का कार्य वर्ष भर लगातार जारी रहता है, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जो मजदूर होते हैं वो सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और लगातार इसका कार्य जारी रहता है। इसके अलावा रोपण कृषि के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उचित प्रबंध होना जरूरी है। पांचवी विशेषता के रूप में हम लिखेंगे कि रोपण कृषि में प्रमुख रूप से चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, नारियल है, केले हैं, इनका उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो रोपण कृषि किसे कहते हैं? वह कृषि जिसमें पौधारोपण विधि से कृषि कार्य किया जाता है उसे रोपण कृषि कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है, तो इसमें चाय, कॉफ़ी, गन्ना, नारियल, कोको, कहवा, केले का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रोपण कृषि के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान तकनीक के आधार पर कृषि कार्य किया जाता है जिसमें इसके उचित प्रबंधन की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा रोपण कृषि है, इसमें लगातार कार्य चलता रहता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि रोपण कृषि वाले क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, जिस कारण वो वर्ष भर है वो कार्य करते रहते हैं। अब हम रोपण कृषि के बारे में बात करते हैं तो विश्व के अधिकांश जो देश 15वीं सदी के दौरान यूरोपियन देशों के उपनिवेश थे, वहाँ पर रोपण कृषि के विकास का जो कार्य है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो अपने अगले हेडिंग होगी उपनिवेश काल के दौरान रोपण कृषि का विकास। यानी कि ये जो रोपण कृषि है, इस रोपण कृषि का सर्वाधिक विकास है वो कौन से काल में हुआ? उपनिवेश काल के अंदर ही हुआ था। तो उपनिवेश काल के दौरान जो रोपण कृषि का विकास हुआ, रोपण कृषि के विकास का उपनिवेश काल के दौरान विकास होने का प्रमुख कारण ये था क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जिनसे से अधिक आय की प्राप्ति हो। तो उपनिवेश काल के दौरान उपनिवेश काल
के दौरान रोपण कृषि का विकास। उपनिवेश काल के दौरान रोपण कृषि का विकास। सबसे पहले तो उपनिवेश काल किसे कहते हैं? जब कोई दूसरी साम्राज्य शक्ति किसी राष्ट्र के ऊपर अपना अधिकार कर लेती है, तो वह राष्ट्र उस साम्राज्य शक्ति का क्या बन जाता है? वह राष्ट्र उस साम्राज्य शक्ति का उपनिवेश बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता से पहले जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता से पहले भारत पर इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों का अधिकार था। किनका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम किनके उपनिवेश थे? हमारा देश किनका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो उपनिवेश काल के दौरान यूरोप महाद्वीप के डच हैं, पुर्तगाली हैं, हॉलैंडवासी हैं, अंग्रेज हैं, ये विश्व के अलग अलग देशों में गए और अलग अलग देशों में इन्होंने अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया। जैसे मान लीजिए कि उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेजों के द्वारा भारत व श्रीलंका अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश काल के दौरान भारत व श्रीलंका के अंदर चाय व कॉफ़ी के बागान विकसित किए गए। भारत व श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो भारत व श्रीलंका के अंदर अंग्रेजों के द्वारा चाय व कॉफ़ी के बागान विकसित किए गए। मलेशिया में रबर व इंडोनेशिया में नारियल के बागान विकसित किए। मलेशिया की अगर हम बात करते हैं तो मलेशिया में रबर के बागान, मलेशिया में किसके बागान? रबर के बागान। मलेशिया के अलावा अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया में है वो नारियल के बागान विकसित किए गए। इंडोनेशिया में किसके बागान विकसित किए गए? इंडोनेशिया में नारियल के बागान विकसित किए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्पेन एवं अमेरिका वासियों के द्वारा फिलीपींस में गन्ने व नारियल के बागान लगाए गए। स्पेन व अमेरिका वासियों की बात करते हैं, स्पेन व अमेरिका वासियों की अगर हम बात करते हैं तो स्पेन व अमेरिका वासियों के द्वारा फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान विकसित किए गए। नारियल व गन्ने के बागान विकसित किए। हॉलैंड वासियों पर इनका अधिकार था। जहाँ पर अधिकार किनका था? हॉलैंड वासी किनको कहा जाता है? जो वर्तमान में नीदरलैंड के जिस नाम से जाना जाता है, इसी को हॉलैंड के नाम से जाना जाता था पहले के समय में। तो यानी कि फिलीपाइंस जो द्वीप समूह है वहाँ पर स्पेन वासी और अमेरिका वासी थे। इनके द्वारा किसकी कृषि की गई? बागायती कृषि की गई, नारियल व गन्ने की कृषि की गई। इसके अलावा पश्चिमी द्वीप समूह में कौन से देशों को शामिल किया जाता है? पश्चिमी जो द्वीप समूह है, इस पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर जो कैरिबियाई द्वीप समूह की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हॉलैंड वासियों के द्वारा, यहाँ पर भी जो अंग्रेज़ों के द्वारा किस किस की कृषि की गई? यहाँ पर गन्ने व केले के बागान अंग्रेज़ों के द्वारा विकसित किए गए। किसके द्वारा विकसित किए गए? गन्ने व केले के बागान है वो अंग्रेज़ों के द्वारा विकसित किए गए। अगर हम बात करते हैं तो पहले यानी कि इन देशों के आज़ाद होने से पहले, उपनिवेश काल से पहले, इन देशों के आज़ाद होने से पहले इस कृषि क्षेत्र के ऊपर किसका अधिकार था? रोपण कृषि वाले जो भी क्षेत्र थे इन पर किनका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। रोपण कृषि वाले जो क्षेत्र हैं इनके ऊपर किनका अधिकार था? इन पर अंग्रेजों का अधिकार था। लेकिन वर्तमान में ये सभी देश स्वतंत्र हो चुके हैं तथा इन रोपण कृषि वाले क्षेत्रों पर किसका विकास हो चुका है? इन रोपण कृषि वाले क्षेत्रों पर जो स्थानीय सरकारें हैं उनका विकास हो चुका है। तो उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेजों के द्वारा या यूरोपियन साम्राज्य शक्तियों के द्वारा कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर रोपण कृषि का विकास किया गया? तो भारत में श्रीलंका में चाय व कॉफ़ी का बागान विकसित किए गए। मलेशिया में रबर, इंडोनेशिया में नारियल, स्पेन व अमेरिका वासियों के द्वारा फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान विकसित किए गए। अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं के द्वारा पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर कैरिबियाई द्वीप समूह में गन्ने व केले के बागान विकसित किए गए। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान, ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी यानी कि कहवा के जो बागान हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उनको स्थानीय भाषा में बेजेंडा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। इसके बाद में हम जिस कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे वो कृषि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसके बाद में हम जिस कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे वह कृषि कौन सी है, वह कृषि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। 3 नंबर पर हम जिस कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे वह कृषि कौन सी कृषि है, वह कृषि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। उस कृषि को किसके नाम से जाना जाता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के नाम से जाना जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है तो इस कृषि की बात करते हैं तो विश्व में यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है। ये कहाँ पे की जाती है, मध्य अक्षांशों के आंतरिक शुष्क भागों में, मध्य अक्षांशों के आंतरिक शुष्क भागों में कौन सी कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ पे की जाती है, जो मध्य अक्षांशों वाले क्षेत्र आंतरिक भाग हैं, आंतरिक सूक्ष्म भाग हैं, उनके अंदर यह कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। आंतरिक जो अर्ध शुष्क भाग हैं इनमें प्रमुख रूप से की जाती है। इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इनमें पहला है, इस कृषि की प्रमुख फसल गेहूं है। इस कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं है। इसके अलावा अगर बात करें तो गेहूं के अलावा जो राई रागी का उत्पादन है ये प्रमुख रूप से इस कृषि में किया जाता है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कौन से क्षेत्रों में की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क भागों में की जाती है। इस कृषि की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो इस कृषि की पहली विशेषता यह है कि इस कृषि में प्रमुख रूप से जो कृषि की जाती है वो किसकी की जाती है, गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के अलावा इस कृषि में जो कृषि की जाती है, गेहूं है, राई है, रागी है, जो है इनकी फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है। इस कृषि में जो कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कृषि क्षेत्र का जो आकार बड़ा होता है जिस कारण यहाँ पर सभी कार्य यंत्रों की सहायता से किए जाते हैं। सभी प्रकार के जो कृषि कार्य हैं, सभी प्रकार के कृषि कार्य हैं ये किसकी सहायता से किए जाते हैं, कृषि उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में खेत का आकार बड़ा होने के कारण इस कृषि में सभी प्रकार के जो कृषि कार्य किए जाते हैं वो किसकी सहायता से किए जाते हैं, सभी प्रकार के जो कृषि कार्य हैं वो किसकी सहायता से किए जाते हैं, कृषि उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इस कृषि की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक, प्रति इकाई उत्पादन कम। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है। लेकिन प्रति कृषक उत्पादन क्या होता है, प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस कृषि के तहत कौन से क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि प्रमुख रूप से विश्व के क्षेत्रों की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के जो वेल्स मैदान है वहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स जो क्षेत्र हैं उनमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। 3 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यूरेशिया के स्टेपीज जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यह कृषि की जाती है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेरीज घास के मैदान हैं वहाँ पर भी यह कृषि की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5 नंबर पे तो 5 नंबर पे है न्यूजीलैंड के जो कैंटरबरी के मैदान है, न्यूजीलैंड के
कैंटरबरी के मैदान हैं। कैंटरबरी के मैदानों में किसकी कृषि की जाती है? कैंटरबरी के मैदानों में प्रमुख रूप से किसकी कृषि की जाती है? न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदानों के अंदर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। और 6 नंबर पे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उनमें भी पंपाज घास के मैदान है, वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र हैं इनको विश्व मानचित्र के अंदर भी पूछ लिया जाता है, या इनमें से किसी एक मैदान को, जो घास का मैदान है उसके बारे में भी आपके मानचित्र में दर्शाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो क्षेत्र हैं इनको विश्व मानचित्र पर हम कहाँ पर दर्शाएंगे? विश्व मानचित्र पर इनकी स्थिति क्या है? विश्व मानचित्र पर अगर हम इनकी स्थिति की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि जो प्रमुख विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो मैदान हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफ्रीका में वेल्स मैदान, अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाने वाले जो मैदान हैं इनको वेल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में वेल्स स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले जो विस्तृत घास के मैदान हैं इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक देश है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जिन क्षेत्रों में की जाती है उनको कैंटरबरी के मैदान कहा जाता है। उनको किसके मैदान कहा जाता है? उनको कैंटरबरी के मैदान कहा जाता है। इसके अलावा यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया के जो उत्तरी भाग है इसको यूरेशिया में इनको किसके नाम से जाना जाता है? यूरेशिया में इन्हें स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया में इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? स्टेपीज घास के मैदान। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें प्रेरीज घास के मैदान कहा जाता है। इन्हें कौन से मैदान कहा जाता है? इन्हें प्रेरीज घास के मैदान कहा जाता है। ऐसे अर्जेंटीना में ये जो मैदान पाए जाते हैं, इन मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो अर्जेंटीना में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अर्जेंटीना में इन्हें पंपाज के नाम से जाना जाता है, पंपाज घास के मैदान। इस प्रकार विश्व में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करने वाले क्षेत्रों की बात करते हैं तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करने वाले क्षेत्रों में अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, यूरेशिया के स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी और अर्जेंटीना के पंपाज घास के मैदान हैं, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कृषि के बारे में अध्ययन हम अगली कृषि में करेंगे। अगली कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? विस्तृत कृषि के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।